स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क भर में डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड और माली फ्रॉड के वाकयात में 62% इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान में साइबर क्राइम्स के हवाले से तहकीकाती इदारों को मौसूल होने वाली शिकायत में 35% तक इजाफा हुआ है और एक साल के दौरान 1,50,000 शिकायत मौसूल हुई हैं। सबसे ज्यादा शिकायत पंजाब से मौसूल हुई, जिनका तनासुब 70% के करीब है। दस्तयाब आदादोशुमार से साबित होता है कि ऑनलाइन फ्रॉड का निशाना बनने वालों में मर्दों का तनासुब ज्यादा है। अगर हम बात करें लोगों के हमारे ऑफिस में आके कंप्लेन करने की, तो एवरेज हमारे पास इन पर्सन कंप्लेंट्स 500 के करीब डेली आ रही होती हैं। लेकिन अगर हम इसमें ऑनलाइन कंप्लेंट्स को भी शामिल कर लें तो ऑनलाइन कंप्लेंट्स को मिलाकर हमारी कंप्लेंट्स की तादाद 800 से 1000 से भी ज़्यादा बन जाती है। ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों ने अपना शिकार किस तरह तलाश किया? मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, उन्होंने सुसाइड की थी और मीडिया पे ये केस काफ़ी हाईलाइट भी हुआ था। उससे तकरीबन 1 साल पहले मेरे हस्बैंड जब जॉबलेस थे तो उन्होंने कुछ ऐप से लोन लिया और वो लोन जब उन्होंने लिया तो ऐप वालों ने ये कहा था कि आपने 60 दिन के अंदर रिटर्न करना, 60 दिन के बाद रिटर्न करना आपने। लेकिन 20 दिन के बाद ही उनके मैसेजेस वगैरह आना शुरू हो गए कि आपका जो लोन है इतना बढ़ चुका है तो आपने ये पे किया तो अदरवाइज़ आप इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे। मैं इधर इस्लामाबाद में ही था और मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल था जिसमें मैंने उनको बोला कि आप कुछ ऑनलाइन काम के लिए मुझे बताएं। तो उन लोगों ने बताया कि हम लोगों का जाना होता है F6 कोसार मार्केट वाली साइड पर, वहाँ पे कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। अब्बास अली नाम का एक लड़का था जिससे उन्होंने मुझे मिलवाया। फिर मेरी अब्बास से बात होती रही, फिर उसने मुझे अपने घर DHA 5 जो रावलपिंडी में है उसमें बुलाया। फिर मैं उसके घर गया तो वहाँ पे उसने मुझे डिटेल में बताया कि जी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और फिर आपको मेंबरशिप मिलेगी, देन फिर आप आगे इस पे काम कर सकते हैं। वेरी नेक्स्ट ही न्यू ईयर आ रहा था 2024, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है थोड़ा सा डिस्काउंट चल रहा है, तो आप अगर ये जो हमारी सर्विसेज हैं इनको अवेल करेंगे तो इस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा थोड़ा सा। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो वैसे भी अगर करना ही है तो चलें डिस्काउंट के साथ करते हैं। तो मैंने उनको पेमेंट दे दी। 2023 में मेरी रिलेटिव का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया जिसका मुझे इल्म नहीं था। वहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा था कि मैंने जो है वो बिटकॉइंस में इन्वेस्टमेंट की और HBL का एक मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था। 9 लाख रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। नेक्स्ट डे उसने लिखा हुर्रे 30 लाख हो गया। मैंने उसको इंस्टाग्राम के ऊपर ही मैसेज लिखा कि इज़ इट ट्रू। उसने लिखा येस, कि कोई फ्रॉड नहीं है, आप भी। साल 2025 के दौरान NCCIA को मजमूई तौर पर 1,50,542 शिकायत मौसूल हुई। उनमें 81,966 शिकायत मालियाती फ्रॉड जबकि 2,974 शिकायत व्हाट्सएप अकाउंट्स हैक किए जाने से मुतालिक थीं। इन 1.5 लाख शिकायत पर 10,756 इंक्वायरियां शुरू की गईं, जिनके नतीजे में 851 मुकदमा दर्ज किए गए। 1,095 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। इन मुल्जिमान ने कुल 2 अरब 71 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था। अभी तक उनसे 45 करोड़ 20 लाख रुपए रिकवर किए जा चुके और तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान में जारी ऑनलाइन फ्रॉड और धोखाधड़ी जैसे जराइम के हवाले से रवां बरस कौमी असम्बली में वजारत दाखिला ने 2 मरतबा आदादोशुमार पेश किए, लेकिन इन आदादोशुमार में बड़ा तजाद पाया जाता है। इससे जाहिर होता है कि वजारत दाखिला के पास हर साल फ्रॉड का शिकार होने वाले पाकिस्तानियों के बारे में काबिल भरोसा डाटा मौजूद नहीं और जो कुछ ईवान में पेश किया गया उसमें बहुत से तजादात मौजूद थे। कौमी असम्बली में एक सवाल के जवाब में वजारत दाखिला ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें साइबर क्राइम्स की रोकथाम के जिम्मेदार इदारे की 4 साला कारकर्दगी और आदादोशुमार बयान किए गए थे। साल 2025 में साइबर क्राइम्स के हवाले से वजारत दाखिला के आदादोशुमार के हवाले से पहली रिपोर्ट के मुताबिक कुल शिकायत 1,50,542, बाज़ाब्ता इंक्वायरियां 10,756, मुकदमात 851, 1,095 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक कुल शिकायत 1,57,465, बाज़ाब्ता इंक्वायरियां 30,214, मुकदमा 2,256, 2,916 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। हर बंदे के इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर मौजूद है जिसके साथ साइबर क्राइम हो चुका है। यानी कि साइबर क्राइम इस टाइम पे हर घर का प्रॉब्लम बना हुआ है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हर बंदा मोबाइल से कनेक्टेड है, हर बंदा जो है कंप्यूटर भी इस्तेमाल कर रहा है, सोशल मीडिया पे भी मौजूद है। इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। कंप्लेंट्स की भी आपको एक रेशियो का आइडिया दे देता हूँ। अगर हम बात करें लोगों के हमारे ऑफिस में आके कंप्लेन करने की, तो एवरेज हमारे पास इन पर्सन कंप्लेंट्स 500 के करीब डेली आ रही होती हैं। लेकिन अगर हम इसमें ऑनलाइन कंप्लेंट्स को भी शामिल कर लें
तो ऑनलाइन कंप्लेंट्स को मिलाकर हमारी कंप्लेंट्स की तादाद 800 से 1000 से भी ज़्यादा बन जाती है पर डे की। मैं आपको अभी एक एवरेज दे रहा हूँ जिसके अंदर ये कंप्लेंट्स जब हमारे पास आती हैं, इस कंप्लेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स जो होती हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड की होती हैं। जो मेजर हैं हमारे पास फ्रॉडुलेंट की कंप्लेंट्स आती हैं, फ्रॉड की आती हैं, ब्लास्फेमी की आती हैं, एंटी स्टेट्स की हमारे पास बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं और वैरायटी जो है वो पर्सनल लोगों के जो इश्यूज़ होते हैं वो हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। जब हम ऑनलाइन फ्रॉड पे आते हैं तो फिर ऑब्वियसली बात है पीका, रेड विद, फिर पीपीसी के कुछ सेक्शंस भी लगाए जाते हैं। लेकिन हम अगर रफली भी देखें तो जो मिनिमम भी अमाउंट जो आपकी सज़ा बनती है 7 से 14 साल तक के दरमियान बनती है, लेकिन इसमें लोगों के जो बेल है वो कंपैरेटिवली जल्दी हो जाती है और 2-3 महीने में। फिर उसके बाद ट्रायल जो हैं वो डिले होते हैं, उस तरह फ़ैसला नहीं आता। और अगर ट्रायल डिले ना भी हों तो जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है वो इस कदर फ्लॉड है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में वैसे जो कन्विक्शन रेट है दैट इज़ ओनली 7%। तो आप फिर अंदाज़ा लगा लें कि कितना यहाँ पे भी कन्विक्शन रेट वही 7% ही होगा। तो 100 में से 7 को अगर सज़ा हो रही है और जो आपके 93% है दे आर गोइंग स्कॉट फ्री, तो फिर कौन सा चेक एंड बैलेंस रह जाता है। ऑनलाइन फ्रॉड सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला नहीं, ये दुनिया के जदीद तरीन ममालिक में भी जोरों शोर के साथ जारी है। अमेरिका में 2025 में 1 मिलियन केसेस रिकॉर्ड हुए जिसमें $28 बिलियन का फ्रॉड हुआ। 2021 में 8.5 लाख शिकायत थीं, तकरीबन $7 अरब का नुकसान हुआ। ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों ने गुज़िश्ता बरस पाकिस्तानियों को 2 अरब 70 करोड़ से महरूम कर दिया। जब तक आप पैसे दे नहीं देते तो ये आपको नाम भी नहीं बताते कंपनी का, क्योंकि ऐसी कंपनी इसको आप गूगल करेंगे ना तो उसके सारे इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं। ये इंडिया में बैन है, इंडिया में अच्छे हज़ारों करोड़ों का इन पर फ्रॉड हुआ, इंडिया ने धक्के मार के बाहर निकाला। सऊदीया में ये बैन है, आपका कनाडा में ये बैन है। तो बेसिकली और मज़े की बात पाकिस्तान में भी SECP के जो रेगुलेशंस हैं उसमें सीधा से लिखा है कि भी डायरेक्ट मार्केटिंग या MLM का काम ना कोई भी आप नहीं कर सकते, बैन है। चूँकि वो बैन है तो ये लोग पाकिस्तान में रजिस्टर भी नहीं हो सकते, क्योंकि रजिस्टर नहीं हो सकते तो इनका ऑफिस भी नहीं है। 2013 में ये स्पेसिफिक काम QNet वाला जो है ये एक बंगाली है वो लेकर आया था पाकिस्तान में, एंड ही स्टिल ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। वो अक्सर आता होता है, वो रहता है दुबई में। आजकल जो भी इकोनॉमिकल जो सिचुएशन चल रही है पूरे पाकिस्तान की या पूरी दुनिया की, वहाँ पे लोगों को लालच इस चीज़ का दिया जाता है कि आप पैसे जल्दी कमा लें। यानी आप इसमें एजुकेशनल बातों पे भी आ सकते हैं। कोई एजुकेशन कोई कहता है कि ये सर्टिफिकेशन कर लें, ये आप काम कर लें, कल आप $50,000 कमा लें। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि ये चीज़ असल में पॉसिबल नहीं है, वरना तो फिर आज हर बंदा मिलियनियर होता। पाकिस्तान के लोगों के साथ जो स्कैम हो रहे हैं उनकी रेशो अगर एवरेज बात करें तो हमारे पास जो कंप्लेन आती है वो 50,000 के स्कैम से शुरू होती है कि किसी के साथ किसी का 50,000 निकल गया और उसका वॉल्यूम जो होता है वो 8 लाख 10 लाख, बाज़ केसेस में ये करोड़ों में भी चला जाता है। लेकिन करोड़ों में जिन केसेस में जाता है उसमें वो सारा पैसा उस बंदे ने खुद अपनी मर्ज़ी से दिया होता है। जैसे कि वो किसी लॉटरी स्कैम में फंस गया, वो किसी हाइप वेबसाइट या पॉन्जी वेबसाइट जिसको हम कहते हैं उसके अंदर उसने अकाउंट बनाया और उसने अपनी मर्ज़ी से उस जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए, जो कि बाद में वो वेबसाइट उनके पैसे लेकर वहाँ से फरार हो गए। पाकिस्तान में मालियाती फ्रॉड करने वाले आमतौर पर किस तरह अपना शिकार घेरते हैं और फिर किस तरह मुतासरीन अपनी दौलत लुटाने लगते हैं और इस दलदल में उतरते जाते हैं। इनके जो विक्टिम्स हैं वो भी यूनिवर्सिटी वाले ही हैं और या फिर रिटायर्ड एल्डरली हैं। ये आम कैफ़ेज़ में आपको नज़र आएंगे, लैपटॉप पे बैठे होंगे, आपके साथ अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, करते 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 इवेंचुअली वो अपना आइडिया पिचन करेंगे कि भाई हम तो फ़लाँ काम करें। बंदों को एक घेरे में लेके उसके बाद कहते हैं कि यार एक मीटिंग करो। मीटिंग में फिर बुलाते अपने हायर अप्स को। हायर अप में इन्होंने रखा होता है कोई ना कोई अच्छे एक ना सोशल फिगर वाला बंदा, जिस तरह एंकर पर्सन इन्होंने रखी हुई है इस्लामाबाद में, और एक अच्छा वेल रिप्यूटेड बंदा है, अच्छी ख़ानदानी लड़का है, वो रखे हुए। इनको ये हायर अप बना के बुला लेंगे मीटिंग पे। वो फिर ये आपको कहेगा कि यार देखो मैं पहले काम करता था फ़लाँ इदारे में, जब से मैंने ये काम स्टार्ट किया मैंने सारा काम छोड़ दिया। आजकल लोग आपको लोन देते हैं ऐप के ऊपर। लोग कहते हैं आएँ इस ऐप पे इतने इन्वेस्ट करें, आपको जल्दी पैसे मिल जाएंगे, आपको पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। तो इस तरह की बेतहाशा ऐप्स चल रही हैं, यानी आप किसी एक पे बात नहीं कर सकते। सिर्फ फ़र्क ये है कि आपको जब वो ऐप देखनी है तो आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि ये ऐप किसी कंपनी की है, इसके कितने डाउनलोड्स हैं, एंड देन आप उसको ऐप को करके तो अपनी इन्फॉर्मेशन आप उधर दें, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन भी बड़ी सीक्रेटिव कई दफ़ा ले लेते हैं आपसे कि जी आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ उनके पास जा रहा होता है।
तो ज़रा ध्यान से चीज़ें करें। वो जैसे हमारे यहाँ लोगों को आदत है ना, जब विंडोज़ भी इंस्टॉल करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, यस 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 सब सारी जो है ना उसको एक्सेस दे देते हैं। तो वो एक्सेस नहीं देनी, ज़रा आराम तहम्मुल से चीज़ें करनी। हम इन्वेस्टिगेट्स को हासिल होने वाली सरकारी दस्तावेजात में मौजूद कवायफ और आदाद-ओ-शुमार उन जराइम पेशा गिरोहों की बढ़ती हुई ताकत और पाकिस्तान को पहुंचने वाले नुकसान की नौयत को समझने में मुआवन हो सकते हैं। पाकिस्तान सोशल मीडिया पोस्ट से मुतालिक यौमिया 630 शिकायत बैनुल-अक़वामी समाजी राब्ते की कंपनियों को भिजवा रहा है। पिछले 6 माह में 1,13,000 शिकायत बैनुल-अक़वामी समाजी राब्ते की कंपनियों को भिजवाई गईं। बैनुल-अक़वामी समाजी राब्ते की कंपनियों ने पाकिस्तान की तरफ से भिजवाई गई 44,000 शिकायत को कामयाबी से निपटाया। हमारा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम कामयाब नहीं हो सके कि ये तमाम जो इंटरनेशनल इदारे हैं या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक मेटा का प्लेटफॉर्म है, गूगल का है, या बाकी इस तरह के यूट्यूब वाले ये लोग हैं, हम उनको रजिस्टर करें अपने मुल्क में और उनको कन्विंस कर सकें कि वो अपने प्लेटफॉर्म्स की यहाँ पर आके ब्रांच खोलें, ताकि हमारा लाइजान उनके साथ ज़्यादा हो सके। बेस्ड इन एशिया पैसिफिक के लिए बेस्ड इन सिंगापुर हैं और वो हमारी रेगुलर उनके साथ मीटिंग्स होती हैं, वो हमें विज़िट करते रहते हैं, हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स होती रहती हैं, हम उनके साथ जो केसेस होते हैं वो हम उनको कन्वे करते हैं। हज़ारों में नहीं है ये तादाद लाखों में है, और ज़ाहिर बात है कि उसमें एक मेजॉरिटी तो वो है। देखें, मुझे अगर लेट सपोज मेरे साथ एक स्कैम हुआ गेमिंग ऐप के अंदर और उसकी वर्थ जो है लेट सपोज 2000 है, अब 2000 रुपये को रिपोर्ट करने तो मैं शायद कहीं भी नहीं जाऊँगा। अब ये जो छोटे इस लेवल के स्कैम, इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं 2000, 5000, 10,000 वाले, इसकी तादाद तो शायद 3, 4, 5 मिलियन से भी ज़्यादा हो। अगर हम इनको एक साइड पे कर दें और हम मिनिमम बेंचमार्क ले लेते हैं 50,000 का, 50,000 टू इनफाइनाइट अमाउंट, जिसमें मतलब कि ऐसे फ्रॉड्स भी हैं जिनमें लोगों को 5-5 करोड़ का भी लॉस हुआ है, तो वो तादाद और कुछ नहीं तो कम से कम 1.5 से 2 लाख लोगों की ज़रूर होगी। पीटीए की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता 5 बरसों में सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज, रियासत मुखालिफ और दहशतगर्दी का मवाद फैलाने वाले 5.5 लाख URL बंद किए गए। सोशल मीडिया पर दिफाए पाकिस्तान के खिलाफ मवाद फैलाने वाले 65,000 URL बंद करवाए गए। इसी तरह पीटीए की दरख्वास्त पर दहशतगर्दों और कलदम तंजीमों के हक में की जाने वाली 78,000 पोस्ट को हटाया गया। 1,20,000 से ज्यादा गैर इखलाकी मवाद फैलाने वाले URL को ब्लॉक करवाया गया। 600 से ज्यादा तौहीन अदालत वाली पोस्टें हटवाई गईं। पीटीए ने 30,000 से ज्यादा तौहीन इस्लाम वाली पोस्ट के URL को ब्लॉक करवाया। यही नहीं बल्कि 17,000 से ज्यादा फिरका वाराना और नफरत अंगेज वाली पोस्ट को ब्लॉक करवाया गया। गुज़िश्ता 5 साल में बैनुल-अक़वामी सोशल मीडिया कंपनियों ने पाकिस्तान की तरफ से भिजवाई गई 1 लाख दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अगर कोई ब्लास्फेमी है, खुदा ना खास्ता कोई अगर इंटरनेट पर या सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी होती है, तो हम उसको अटमोस्ट कोशिश करते हैं कि उसको इमीडिएटली रिमूव किया जाए। लेकिन उसका तरीक़ाकार ये है कि वो अगर सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स को रेफ़र किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। हमने एक पोर्टल बनाया हुआ है जिस पर वो हमें कंप्लेंट फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद हम उसको रिमूव कर देते हैं। पाकिस्तान में ऑनलाइन फ्रॉड के लिए आमतौर पर आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए साइबर क्राइम्स गैंग्स किस तरह अपना काम शुरू करते हैं। पाकिस्तान में रिसेंटली जिस तरह से क्रिप्टो को लीगलाइज किया गया, उसके लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया, तो अभी तक वो कम्प्लीटली डिप्लॉय नहीं हुआ मार्केट के अंदर, लेकिन उससे पहले तशहीर भी शुरू हो गई, उसमें लोगों को लूटना शुरू कर दिया गया। तो एक ख़बर जो है उसका कवर लेते हुए स्कैमर्स से उन्होंने बेशुमार चीज़ें लॉन्च कर दी, बेशुमार ऐप्स लॉन्च कर दी, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग लूटे जा रहे हैं। इसमें जो दूसरी किस्म है वो है ऑनलाइन गेम्स। एक ऐड आता है जी, जहाज़ उड़ाएं पैसे कमाएं, ठीक है, मुर्गी भगाएं पैसे कमाएं, और इस तरह की फजूलियात चीज़ें आ रही हैं। मुझे एक्चुअली कॉल रिसीव हुई थी एक कंपनी की तरफ से, तो उन्होंने बोला था कि हम इस तरह माइक्रो लोन्स ऑफ़र कर रहे हैं मुख्तलिफ़ लोगों को, तो क्या आप अवेल करना चाहेंगे? क्योंकि मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ, मेरे लिए मतलब है कि इजी पैसा या जायज़ कैश यूज़ करना कन्वीनियंट होता है एज़ कम्पेयर टू दी हार्ड कैश, ठीक है।
तो मैंने कहा कि अगर मेरे वॉलेट में आ जाएंगे, अगर मोबाइल अकाउंट में आ जाएंगे पैसे तो मैं वो यूज़ कर लूँगा। मैंने उनकी ऐप वो रजिस्टर अपने आप को करवाया उनकी ऐप में। मुझे अचानक से दोस्त ने कॉल किया था, इब्राहिम सईद ने। तो उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे अपने बारे में बताया, ये वगैरह लॉन्ग टर्म नो टॉक, फिर वो कहते हैं बिजनेस के बारे में बताया। DHE2 बुलाते हैं। इब्राहिम सईद ने मुझे बोला था कि मोहम्मद वज़ैर का वो घर है, उधर मीटिंग कर लेते सर। हमने कहा मैं भी हूँगा, मोहम्मद वज़ैर भी होगा। तो मैं चला गया उधर, कोई आफ्टरनून का टाइम था, 2 घंटे लगाए। तो मीटिंग हुई तो प्रॉपर 2 आवर्स की। उसने मुझे सारा एक्सप्लेन किया, फिर आखिर में मुझे बता दिया QNet है, QNet MNM, मतलब डायरेक्ट इसमें B2C है तो B2B होती है, मेजॉरिटी लोग B2B करते थे, मतलब बंदा लेके आए कमीशन आपको मिलेगा। जैसे जैसे ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को कामयाबियां हासिल होना शुरू हुई तो उन्होंने इस धंधे को फैलाना शुरू किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गैर कानूनी गेमिंग एप्स और सट्टेबाजी से मुतल्लिका एप्स भी मुतहरिक हो गईं और नौबत यहां तक पहुंची कि साइबर क्राइम्स गैंग्स ने पाकिस्तान सुपर लीग का नाम भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। PSL के अंदर PCB है, वो अभी तक फेल रही है उसमें गेमिंग ऐप्स के थ्रू होने वाली 2 नंबरी को कंट्रोल करने में और गैम्बलिंग को कंट्रोल करने में। हमारे बड़े बड़े मतलब के फेमस क्रिकेटर्स हैं जिनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, वो प्रमोट कर रहे थे इन ही ऐप्स को। ठीक है, ये तो इस PSL की बात कर रहा हूँ। अगर आप आज 4 से 5 साल पीछे चले जाएं तो तमाम टीम्स ये वही थी जिन्होंने 1xBet थी, उसमें डेफा न्यूज़ थी और इस किस्म की कोई 7-8 ऐप्स थी जिनको बेसिकली प्रमोट किया गया। इसके अलावा हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर्स हैं जो कि बड़े नामी ग्रामी हैं, वो इनकी बैकिंग कर रहे हैं और प्रॉपर्ली इनको जो है वो पाकिस्तान में ला भी रहे हैं और उनको असिस्टेंस भी दे रहे हैं। पाकिस्तानियों के साथ होने वाले फाइनेंशियल क्राइम्स जो हैं उनका वॉल्यूम शायद उतना बड़ा ना हो जितना कुछ लोग पाकिस्तान में बैठकर यहाँ से बाहर के लोगों के साथ फ्रॉड्स कर रहे हैं, जिसमें पूरे सॉफ्टवेयर हाउस की शक्ल में उन्होंने और कॉल सेंटर्स की शक्ल में पूरे मीडिया टीम्स बिठाई हुई हैं और वो प्रिटेंड करते हैं दूसरे मुल्कों के लोगों के वॉइसेस को, एक्सेंट को और बाकी चीज़ों को। ऐप्स बनाई हुई हैं यहाँ पे लोगों ने जो कि लॉटरी के नाम पे और बाकी चीज़ों के नाम पे बाहर के लोगों के साथ स्कैम कर रही हैं सारा कुछ। तो वो वॉल्यूम बहुत बड़ा है, वो वॉल्यूम बिलियंस के अंदर है, वो जो बाहर के लोगों के साथ यहाँ बैठ के फ्रॉड किया जा रहा है। ब्रेक के बाद देखें कि ये कंपनियां किस तरह फ्रॉड करती हैं। पाकिस्तान में ऑनलाइन फ्रॉड की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जिसके मुतासरीन में 5,000 रुपए का नुकसान उठाने वालों से लेकर करोड़ रुपए तक का नुकसान उठाने वाले ही नहीं, ऐसे भी हैं जिन्होंने डिप्रेशन और सदमे का शिकार होकर खुदकुशी कर ली। ऐसे लोगों की बड़ी तादाद ऑनलाइन कर्ज देने वाली एप्स का निशाना बनी। 2 मंथ पहले हमने जो है ना वो 5 लाख रुपए अरेंज करके मैंने अपनी फैमिली से लिया, अपनी भाभी से, अपनी बहन के मैंने अपने झुमके दिए गोल्ड के, भाभी से गोल्ड के झुमके लिए, मतलब फैमिली में सब तरफ से हमने कमेटियाँ ली, 5 लाख अरेंज करके हमने उनको दिया। मेरे हस्बैंड यही कहते थे कि चलें मैं इनका किसी तरीके से ख़त्म कर दूं, फिर लोगों का मैं आसानी से बाद में उतार दूंगा। लेकिन वो 5 लाख देने के बावजूद भी वो मुसलसल ब्लैकमेल कर रहे थे। उनकी डेथ के बाद भी, जिस दिन उनकी डेथ हुई है रात को 12 बजे के करीब उनके कॉल्स आ रही थी, उनके फ़ोन पर मैसेजेस आ रहे थे और फिर नेक्स्ट डे भी जो उन ऐप्स ने जो कॉल्स वगैरह की वो तो सब मीडिया पर सब ने सुनी थी। लास्ट लोन मैंने उनसे 50,000 रुपये का लिया था, लेकिन मैं इससे मतलब 1 लाख से ऊपर या 1,20,000-30,000 रुपया उनको पे कर चुका। उसके बावजूद भी मैं डिफ़ॉल्टर हूँ उनका। अनऑथोराइज्ड बंदे भी कॉल कर करके, आपको पता है आजकल कॉल्स भी मास्क हो जाती हैं, आपको पता नहीं लगता कंपनी की तरफ से कॉल आ रही है या आपको कोई फेक कॉल आ रही है, तो वो नहीं पता लगता था, बंदा पेमेंट कर बैठता है। कई दफ़ा मैं ऑफिस में होता था, ऑफिस कॉल कर करके तंग करते थे, फिर मेरे पास जितने पैसे अकाउंट में होते थे मुझे करने पड़ते थे। लोग लोन ऐप्स के ऊपर अपने अकाउंट खोलते हैं, वहाँ से पैसा लोन लेते हैं और उसके ऊपर सूद के तहत वो पैसा बढ़ता जाता है। लेकिन लोन ऐप्स में ये लोग क्या करते हैं, साथ अपनी फ़िज़िकल एक्सेस दे देते हैं मोबाइल की, जिसमें आपकी गैलरी की एक्सेस होती है, आपकी यूँ समझ लें कि मैसेजिंग की एक्सेस होती है। और वो जो लोन ऐप्स वाले लोग होते हैं वो आपकी गैलरी से पिक्चर्स उठा लेते हैं, आपके मैसेजेस को रीड करते हैं और इस बेस के ऊपर वो फिर उस बंदे को ब्लैकमेल करते हैं
क्योंकि अगर उसकी प्राइवेसी में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो जिससे वो ब्लैकमेल हो सकता है, वो लोन ऐप्स वाले इस बात के ऊपर उसे ब्लैकमेल करते हैं। और उस बंदे ने, जिसने यूँ समझ लें कि लोन तो लिया था 10,000 का, और वो 10,000 का लोन बढ़ते बढ़ते सूद लगते लगते वो लाखों में चला जाता है। इन ऐप्स की तो एक तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब ये करते क्या हैं कि जब आप इनसे लोन अप्लाई करते हैं, आप इनको अपना डाटा देते हैं, तो ये आपसे परमिशन मांगते हैं। अब हमारे लोग जो हैं वो तो वैसे ही पढ़ना जो है गवारा नहीं करते, तो वो एक्सेप्ट करते हैं। उसमें वो क्या करते हैं कि आपकी गैलरी, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐप के पास शेयर हो जाती है। अब वो क्या करते हैं, वो आपको 5,000 का लोन देंगे, लेकिन उस पर पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट लगाते जाएंगे, और वो हफ्ते बाद जो है वो 5,000 जो दिया होगा 25,000 हो जाएगा, 2 हफ्ते के बाद वो 50,000 हो जाएगा। और फिर जब आप नहीं दे पाएंगे तो वो कॉल करेंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट से हर कॉन्टैक्ट नंबर को, और उन्हें कॉल करके कहेंगे जी कि इस बंदे ने इतने पैसे लिए हुए हैं, इसे कहें पैसा वापस करें। अब वो एक बंदे की जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है तो यहाँ से मजरू हो गई। फिर गैलरी में उसकी फैमिली की पिक्चर्स होंगी, उसकी अपनी पिक्चर्स होंगी, उसके ज़रिए उसको ब्लैकमेल करेंगे कि अगर आपने ना पैसे दिए तो हम इसको लीक कर देंगे। IT एक्सपर्ट्स और कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि फ्रॉड का शिकार होने वाले तमाम अफराद कानून नाफिज करने वाले इदारों से रुजू नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर मुतासरीन ये समझते हैं कि अगर उन्होंने अपने साथ हो चुके फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज करवाई तो उससे उनकी समाजी सतह पर बेइज्जती होगी और खानदान में उन्हें बदनामी का सामना करना पड़ेगा। मैं लोगों को वही बातें अर्ज करूँगा, जो भी चीज़ होती है आप इदारों के पास जाएँ। आप जाएंगे तो इदारा एक्टिव होगा। इदारे ने ऑन इट्स ओन कभी कोई चीज़ नहीं करनी, ठीक है। मैं भी 2-3 महीने अपना इनसे लगा रहा, यार आप वापस कर दो, दे दो, तो देवर लाइक यार कर लो जो करना है। सीधा गया FIA गया, FIA में एप्लीकेशन दी, उन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी। तो अब देखें इंक्वायरी इनिशिएट हुई है तो उन्हें पता चला कि यार ये भी कोई चीज़ हो रही है। जब FIA ने इस चीज़ पे वर्किंग की तो उन्हें भी थोड़ा हुआ कि यार किस तरह की चीज़ है, किस तरह का काम है कि हर चीज़ उन्होंने क्लीन की हुई है। इसमें जो लोग विक्टिम्स बन रहे हैं उसमें मेजॉरिटी उन लोगों की है जो कि बेसिकली इस मैकेनिज़्म मीडिया के साथ और इन चीज़ों का नॉलेज नहीं रखते और ना ही उनकी रीच या अप्रोच है, तो इस वजह से ये चीज़ें ऊपर भी नहीं आ रही होती। और जो केसेस, सारी बात है कि फ़ाइल होते हैं, तो जब 1,72,000 केस आएंगे और 100 इन्वेस्टिगेटर पूरे पाकिस्तान में मौजूद होगा, 16 स्टेशंस होंगे, तो उसको तो 100 लोग मिलके एक साल में पढ़ भी नहीं सकेंगे। तो उस पर उन्होंने इंक्वायरी क्या करनी है और उस पर कितने लोग पकड़ने और कन्विक्शन क्या होनी है। इसका सादा जवाब यह है कि वो लोग वाक़तन इतने ताकतवर हैं कि वो मैकेनिज़्म बनने ही नहीं देते। अगर मैकेनिज़्म बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली उनको इस चीज़ से पीछे हटना पड़ेगा। अगर सिर्फ इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में जारी ऑनलाइन फ्रॉड और दूसरी इक़साम के मालियाती फ्रॉड के बारे में मालूमात इकट्ठी की जाएँ या लोगों से बात की जाए तो हैरान कुन हक़ाइक़ सामने आते हैं। F10 के अंदर एक कॉल सेंटर पे रेड हुई जिसमें अराउंड 400-450 लोग जो थे वहाँ पे जॉब कर रहे थे और पिछले 3 साल से कर रहे थे, ठीक है। अब ये साइबर क्राइम के ऑफिस से हार्डली 10 मिनट की ड्राइव पे बैठे हुए थे, तो 3 साल इनको खबर ही नहीं हुई कि यहाँ पे इतना बड़ा नेक्सस चल रहा है। तो आज भी जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं तो दारुल खलाफा के अंदर कम से कम 20 कॉल सेंटर चल रहे हैं, तो क्यों किसी के सर पे जूं नहीं रेंग रही या कोई महसूस नहीं कर रहा उस जूं को, तो वो एक अलग बात है। इस पे काफ़ी बड़ा क्रैकडाउन हुआ था लास्ट ईयर। इस्लामाबाद के G सेक्टर में पूरे के पूरे घर लिए हुए थे इन्होंने, जहाँ पे बैठ के वे इस तरह के ऐप्स को रन कर रहे थे। लेकिन उस टाइम पे वक्ती तौर पे थोड़ी कमी आई थी, लेकिन अब दोबारा से फिर ये काम जो है वो तेज़ हो गया है। और इसमें ज़्यादातर जो लेबरर होते हैं, जो मज़दूर लोग होते हैं, उनको ये टारगेट करते हैं। और ऐसे एग्जांपल्स भी हैं कि किसी ने 5,000 लिया तो वो 50,000 भी उसने वापस कर दिया है, लेकिन वो फिर भी उसको कह रहे हैं जी कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी है तो आप वापस करें। फ्रॉड का शिकार होने वालों की शिकायत के बाद जब मामला इंक्वायरी और FBR तक पहुंचता है तो बाज़ औकात अदालतों में समाअत शुरू होने से पहले ही मुल्ज़िमान मुद्दइयों के साथ लेन देन करके मामला सुलझा लेते हैं। ज्यादातर लोग दौरान समाअत मुल्ज़िमान के साथ समझौता कर लेते हैं और अदालत को बताया जाता है कि हमारा तनाज़ा खत्म हो गया है। ऐसे लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है जो कानून नाफिज करने वाले इदारों और अदालतों में जाने से कतराते हैं कि इस तरह उनका मजीद पैसा और वक्त ज़ाया होगा। जब वो कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में उसके ऊपर आपका एक कानून फौजदारी जो है वो अप्लाई होगा और दूसरा आपका पीका एक्ट अप्लाई होगा। फौजदारी का कानून ये कहता है कि जो क्लेमेंट है, जो विक्टिम है, उसका जो क्लेम है अगर आपने उसको सेटल डाउन कर दिया तो यू आर फ्री टू गो। तो वो सिंपल इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि अगर मेरे ख़िलाफ़ मैंने 1500 लोगों को स्कैम किया, ठीक है, उसमें से
3 लोगों ने क्लेम किया, मैंने उन 3 लोगों को सेटल डाउन कर दिया, तो एज़ पर द लॉ आई एम फ्री टू गो। तो वो तो यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ का। ड्यूरिंग द इंक्वायरी ही सेटल हो जाते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि अगर एक बंदा है जिसके 40 लाख रुपए गए हुए हैं, जैसे ही वो बंदा अरेस्ट होता है तो क्या होता है कि वो उन लोगों की, क्रिमिनल्स की हमेशा कोशिश होती है कि इस मामले की सबसे पहले सेटलमेंट की जाए। वो लोग उनको रिकवरी ऑफ़र करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम आपको रिकवरी करवा देते हैं, सारा कुछ करते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कंप्लेनेंट होता है वो रिकवरी को ही प्रेफर करता है, क्योंकि हमारा लेजिस्लेशन सिस्टम इतना तवील है कि अगर एक शख्स आज के दिन पे अगर उसको वो 40 लाख की रिकवरी विद इन 1 डे हो रही है, वो उसको प्रेफर करेगा या वो 10 साल एक केस को लड़ना पसंद करेगा जिसके अंदर उसको ये भी नहीं पता कि अल्टीमेटली पैसा मिलेगा तो क्या मिलेगा, उस वक्त उस पैसे की वर्थ क्या होगी। अदालतों में समाअत के बाद जब मुल्जिमान को सजा हो जाती है और उन्हें कहा जाता है कि वो लूटा हुआ पैसा वापस करें, तो अक्सर मुल्जिमान अदालत में कह देते हैं कि वो दिवालिया हो चुके हैं और उनके पास मुद्दई को लुटाने के लिए कुछ भी नहीं। हमने कोर्ट से ऑर्डर भी करवा लिए रिकवरी के, लेकिन मसला ये है कि किस चीज़ के अगेंस्ट रिकवरी की जाए। ना कोई प्रॉपर्टी उनके नाम है, ना कोई और चीज़ ऐसी जो उनके नाम है। फिर वो केस जो है जब हमने रिकवरी के लिए फ़ाइल किया तो वो चला गया नैब के पास, और नैब के पास उस केस को गए हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया। तो सुनने में आया कि नैब जो है वो कुछ पेमेंट करेगी लोगों को, लेकिन क्या पेमेंट की जाएगी अभी उसकी कोई तफसीलात नहीं। यहाँ पे वो तमाम कंपनीज जो खुल रही हैं वो कंपनीज ऐसे लोगों के नाम पे खोली जा रही हैं जिसमें वही बात है कि कोई फालूदे वाला है और कोई रेडी वाला है। तो यहाँ पे इस तरह के लोगों के नाम पे वो कंपनीज खोली जाती हैं, उनको झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाई जाती हैं। मैं एक ऐसे केस को जानता हूँ, एक बच्चा था साहिवाल का, उसके नाम पे कंपनी खोली गई, उसे एक अकाउंट के अंदर तकरीबन 3 माह में कोई 3 बिलियन जो है उसकी स्कैमिंग की गई। 1 माह के बाद जब उसको पता चला कि मेरे नाम पे तो ये हो रहा है, उसने फौरी तौर पे रब्ता किया बैंक से, अकाउंट को क्लोज़ करवाने की कोशिश की। तो चूँकि बैंक भी इन्वॉल्व था, ठीक है, खैर उस बच्चे के ऊपर बाद में कम से कम 20 FIRs हुई। ब्रेक के बाद देखें कि इन कंपनियों का निशाना कौन है। ये कहना मुश्किल है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड करने में मसरूफ गैंग्स और पाकिस्तान में बैठकर बैरून ममालिक के शहरियों के साथ फ्रॉड करने वालों को मुकम्मल तौर पर रोक देंगे। जिन मुतासरीन के साथ फ्रॉड हो चुका है वो अब किस हाल में हैं और अपनी अपनी रिकवरी के बारे में कितने पुरुमीद हैं। मार्च 2025 में उन्होंने कहा कि हम दोबारा आपकी इंक्वायरी ओपन करते हैं। मार्च 2025 से लेके फिर जो है कोई मुझे फिर रिस्पांस नहीं आया, कोई कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर जो मेरे लायर थे, फिर हम लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस किया कि ये जो हमारे जो हैं इदारे के मुतल्लिका लोग ये हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो फिर जब कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दी तो फिर उन्होंने दोबारा से कहा कि ठीक है आप लोग आ जाएं, लेकिन अभी तक तो जब कोर्ट की डायरेक्शन के बाद भी वो हमारे साथ कोई इस तरह का कोऑपरेशन नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से अभी भी हम यही देख रहे हैं कि अब ये इदारे अगर ऐसा करेंगे आवाम के साथ तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। पूरा वीक वहाँ पे जाता रहा उन दिनों में। उसके बाद उन्होंने जो है वो बिल्कुल उस पर कोई वर्किंग नहीं की। मुझे कहते जी हम कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से मुझे पता चला कि वो बरी हो गए हैं, रिलीज़ हो गए हैं। और उसके बाद तब भी जब वो थे अंदर तो तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद मुझे कहते रहे जी हम अपना थ्रू प्रॉपर चैनल चल रहे हैं, हमारी मजबूरी है, हमने पहले FIR देनी है, फिर उसके बाद दोबारा बंदे अरेस्ट करेंगे। लेकिन सर इस बात को अभी इतना अरसा गुजर गया, अभी तक जो है वो कोई 1 रुपये की भी रिकवरी जो है वो नहीं हो सकी। मैं खुद पर्सनली इस पे एक्टिव हुआ रिकवरी पे, मतलब पहले में इतना नहीं, तो मैंने कहा चलो रिकवरी तो कोई होती नहीं है। तो मैं ग्रुप ऑफ पीपल मुझे मिला विक्टिम्स, उन्होंने कहा चला कोशिश तो करता ना एटलीस्ट। फिर मैं NCCI पिछले साल की बात, मैंने NCCI पिछले साल से जा रहा हूँ मैं। तो वो फिर मुझे एक दिन क्या कहते हैं हर दूसरी दिन बंदा ट्रांसफ़र हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। कोई तकरीबन हो गए कि तकरीबन 1 ईयर तकरीबन हो गया तकरीबन। तो एक बंदा उसे बुला नहीं जा रहा। मैं क्या पूछताछ तो एटलीस्ट करो ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कोई रिकवरी की, मतलब कि चलो मेरे साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो। क्या इन्हें रकूम वापस मिल जाएंगी? एक स्कैमर जिसने स्कैम किया अराउंड 1500 लोगों को। अब 1500 लोगों को कभी भी अकोमोडेट नहीं किया जाता।
जब स्कैमर जो है वो देखता है अच्छा जी मेरे ख़िलाफ़ इन 3 लोगों का केस है, तो ज़ाहिर बात है कि मैंने इन 3 लोगों को ही पे करना है, क्योंकि क्लेम इन्होंने किया है, तो वो उन 3 लोगों को पे करके अपनी जान छुड़वा लेते हैं। तो उसने बाकी जो तकरीबन आपके 1497 लोग हैं, उनसे जो स्कैमिंग में पैसा इकट्ठा किया था वो तो उसका सेव है ना। तो ये भी समझें कि एक प्री बार्गेन की ही एक शक्ल है, और ये उसकी काफ़ी एडवांस शक्ल है। जो पॉन्जी स्कीम्स नज़र आते हैं वहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आपके सरकारी इदारों से रिटायर्ड लोग हैं, अच्छी अच्छी पोजीशन से रिटायर्ड लोग हैं, जो कि उस जो फ्रॉड है उसका शिकार है। तो मेरा ख्याल है वहाँ पे अवेयरनेस लोगों को है, लेकिन वो अवेयरनेस जब आपको एक मॉनेटरी बेनिफिट नज़र आ रहा होता है तो उसके सामने आप ज़रा उसको सुलह देते हैं, अपनी अवेयरनेस को आप ज़रा अपनी ज़मीर की आवाज़ को इतना सुनते नहीं हैं। तो वो मैंने आपको बताया कि हल एक ही है कि इफ़ एनी थिंग अपीयर्स टू गुड टू बी ट्रू इट इज़ नॉट ट्रू। यानी अगर कोई चीज़ आपको इतनी अच्छी नज़र आ रही है जो कि सच्ची नहीं हो सकती, तो फिर मान ले कि वो सच नहीं। इसमें शक नहीं कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने वसाइल के मुताबिक ऑनलाइन फ्रॉड और दीगर साइबर क्राइम्स की रोकथाम में मसरूफ हैं। इस ज़मन में उन्हें किस किस्म के मसाइल का सामना है और क्या इन मसाइल पर काबू पाया जा सकेगा। आज के दौर में साइबर क्राइम को हैंडल करने के लिए 400-500 लोग काफ़ी नहीं हैं। इसको हैंडल करने के लिए आपको हज़ारों की तादाद में लोग चाहिए, और आपको बहुत सारी तादाद में साइबर स्टेशंस चाहिए, जिनकी तादाद मेरे हिसाब से डिवीज़न लेवल के ऊपर होनी चाहिए, और वो साइबर सेंटर डिवीज़न लेवल पे बने हों, ताकि वहाँ पे उनकी कॉपरेशन पुलिस वालों के साथ और बाकी एजेंसीज़ के साथ वो प्रॉपर कॉपरेशन में काम करें, ताकि साइबर क्राइम को बेहतर तरीके से काउंटर किया जा सके। तो अल्टीमेटली रिसोर्सफुल करना पड़ेगा इस एजेंसी को, और बेहतर से बेहतर रिसोर्स के साथ साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा HR प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके लिए ज़रूरी ये है, एक तो लॉ में अमेंडमेंट बिल्कुल होनी चाहिए कि जहाँ पर आप ये फ्रॉडलेंट ऑनलाइन फ्रॉड्स की बात करते हैं, तो ऑनलाइन फ्रॉड अब उस पुराने फ्रॉड से बहुत एडवांस किस्म आ चुकी है, और मेजॉरिटी जो है वो ऑनलाइन फ्रॉड ही एग्जिस्ट करते हैं। उसमें आप जो रिकवरी के हवाले से लॉज हैं उनको क्लियर करें। अगर ये इस्टेब्लिश्ड हो जाता है कोर्ट में कि वाकई फ्रॉड किया गया और इतने लोगों से फ्रॉड किया गया है, तो फिर जो कंसर्न कोर्ट है उसको ये अथॉरिटी भी दी जाए कि वो रिकवरी की अमाउंट भी ऑर्डर कर सके और वो रिकवरी की भी जाए। इसमें मेरी जो सजेशन होगी बेसिकली एक तो वो ये होगी कि NCCI के अंदर एक अगर ऑनलाइन डिपार्टमेंट या एक ऑनलाइन फ्रॉड का एक सर्कल बना दिया जाए जो कि सिर्फ इन क्राइम्स के से डील करे, और उसमें स्पेशलाइज सिर्फ इस तरह के लोग ही लाए जाएं जो कि ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन के अंदर महारत रखते हैं। 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, और यहाँ पे टोटल आपके पास जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं साइबर के वो 100 से भी कम है। ठीक है, अब जब 100 लोगों को आप 25 करोड़ आबादी के मुल्क की इन्वेस्टिगेशन के लिए बिठाएंगे, और आपके पास जो FI साइबर क्राइम की अपनी वेबसाइट है उसके मुताबिक अराउंड 1,72,000 एप्लीकेशंस हैं एक साल के अंदर। ठीक है, अब 1,72,000 एप्लीकेशनों को 100 लोग मिल के भी पूरे साल में पढ़ भी नहीं सकते, तो उसका रेजोल्यूशन कहाँ से आएगा? तो सबसे बड़ा इशू तो कैपेसिटी का है। अवाम को जराइम पेशा गिरोहों से महफूज रखने और इनके बारे में आगाह करने की मुकम्मल जिम्मेदारी बड़ी हद तक हुकूमतों और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर नाफिज होती हैं। इसके साथ साथ समाजी सतह पर भी ऐसे बाअसर अफराद और इदारों का फर्ज है कि वो अवाम को आगाह करें ताकि वो नुकसान से महफूज रह सकें। इसके साथ साथ ऐसे इदारों को भी मुस्तहकम करने की ज़रूरत है जो इस किस्म के जराइम की रोकथाम के जिम्मेदार हैं।